हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं ए आर यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए आर यादव स्टडी पॉइंट पर। और मैं आज आप लोगों के लिए विज्ञान के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। जैसे कि एग्ज़ाम्स की अगर बात करें तो रेलवे के एग्ज़ाम करें, जैसे कि एनटीपीसी, ग्रुप डी और भी एसेट्रा एग्ज़ाम। और आपका यूपी पैट जिसमें 5 नंबर की आपकी साइंस आएगी, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो में आपको बहुत सारे कंसेप्ट भी बतलाऊंगा जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट आपकी क्लियर करेगी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा पैमाना है जिसमें फ़ारेनहाइट और केल्विन पर पैमाने दोनों समान पाठ्यांक देते हैं। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को बेटा, आंसर ये होगा। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो मैं आपको बतला तो दूंगा, लेकिन बहुत लंबी वैल्यू है, आप याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, आपको बस ये ऑप्शन ध्यान रखना है 574.25। ठीक है, देखो मैं बतला देता हूँ ये आया कहाँ से। सॉल्व आप करना चाहोगे तो खुद कर लेना भाई, मैं आपको बस इतना बतला देता हूँ। देखो एक फार्मूला है, डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 बराबर होता है डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180 बराबर होता है केल्विन। देखो केल्विन पर ध्यान रखना, डिग्री साइन नहीं लगता। 273.15 के बराबर होता है अपॉन 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इससे आप कोई सा भी सवाल इनका सॉल्व कर सकते हो, जिसमें फ़ारेनहाइट दे दे, आपको सेल्सियस मालूम कर ले, सेल्सियस दे दे, केल्विन मालूम कर ले, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे। अच्छा, इन दोनों का रिलेशन आ जाता है कभी कभी, तो ध्यान रखना इन दोनों का रिलेशन क्या निकलेगा। तो देखो अगर मैं इन दोनों के रिलेशन की अगर बात करूँ तो 100 से 100 कट गया। अब आपको बचा क्या, डिग्री सेल्सियस बराबर जो बचा केल्विन के -273.15। ऐसा क्वेश्चन मैंने इसमें डाला है इस PDF में और मैं आपको कराऊंगा भी। ठीक है, तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका या नोट कर लें। नोट करोगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं आगे बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो उम्मीद करेंगे आपने देख लिया होगा। बढ़ते हैं आप अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि वह कौन सा पैमाना है जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों समान पाठ्यांक देते हैं। तो इसे आप याद कर सको तो याद रखना -40। अगर आप नहीं याद रख सकते तो इसका सोल्यूशन भी कोई इतना बड़ा नहीं है, मैं आपको सोल्यूशन करा देता हूँ। उसी क्वेश्चन के उसी फॉर्मूले के माध्यम से इसका सॉल्यूशन होगा, देखिएगा। अगर मैं बात करूं, देखो डिग्री सेल्सियस अपॉन, क्योंकि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में मुझसे रिलेशन मालूम करा है, इसलिए मैं इन दोनों का ही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180। अगर मैं बात करूं, देखो डिग्री सेल्सियस की जगह मैं -40 रख देता हूं। आप रखना चाहते हो तो फ़ारेनहाइट की जगह भी रख सकते हो, बस आंसर एक ही निकलेगा दोनों से, क्योंकि दोनों में समान रीडिंग है, सेम रीडिंग है। तो देखो -40 मैंने सेल्सियस की जगह रखा है इसमें। ठीक है, और अगर मैं करूँ डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180। अगर मैं बात करूँ तो 0 से 0 कैंसिल आउट, इस वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल आउट। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें तो 18 चौक 72, तो माइनस के 72 आ जाएगा, बराबर होगा फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 के। अगर ये 32 उधर गए और प्लस का 32 है और इधर माइनस का 72 है, तो कितना बचेगा, माइनस का 40 बचेगा। और यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, तो उम्मीद करूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत आराम से समझाया है क्वेश्चन, उम्मीद करूँगा पहली बार में समझ में आ गया। और नहीं आया हो तो वीडियो का यही तो फ़ायदा है, आप दोबारा भी देख सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने बताया था ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो देखो मानव शरीर का तापमान उपरोक्त तीनों हैं। 37 अगर सेल्सियस में मालूम करें, फ़ारेनहाइट में मालूम करें 98.6, और अगर केल्विन में मालूम करें तो 310। ठीक है, मैंने इसलिए तीनों रखे हैं क्योंकि बच्चे इन दोनों को तो याद कर लेते हैं दोस्तों आप लोग, लेकिन बहुत सौ की ये वाला याद नहीं रहता, इसलिए मैंने तीनों ही रख दिए। और ध्यान रखना ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यही आती हैं आपके एग्जाम में।
देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, 0 केल्विन कितने सेल्सियस के बराबर होता है? तो मैंने आपको एक रिलेशन बतलाया था केल्विन और सेल्सियस में, बस वही रिलेशन आपका अप्लाई होगा। देखो डिग्री सेल्सियस बराबर कितने के बतलाया था मैंने, केल्विन माइनस 273.15 के बराबर बतलाया था। अगर मैं इसे ही अगर 0 रख देता हूँ, इसे ही अगर मैं 0 रख दूँ तो बचा क्या, सेल्सियस इतने के बराबर निकल गया, और यही इस सवाल का उत्तर है। तो इतना आसान सवाल था, इसीलिए मैंने वो रिलेशन आपको बतलाया था। ठीक है, उम्मीद करूँ आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि फ़ारेनहाइट तापमान किस बिंदु पर सेंटीग्रेड तापमान का 2 गुना होता है? दोबारा पढ़ रहा हूँ, फ़ारेनहाइट तापमान किस बिंदु पर सेंटीग्रेड तापमान का 2 गुना होता है? प्लीज़ क्वेश्चन को आप भी 1-2 बार पढ़ लें और ऑप्शन को बड़े ध्यान से देख लें, क्योंकि ऑप्शन का इसमें थोड़ा सा यूज़ है, हल्का सा यूज़ है, बस कॉमन सेंस है, आप देखिएगा। उम्मीद करूँ आपने देख लिया होगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर इसको सॉल्व कराऊंगा क्योंकि जगह कम है। देखिएगा, इन्होंने कहा कि किस पैमाने पर फ़ारेनहाइट तापमान सेल्सियस तापमान का 2 गुना है। तो देखो फ़ारेनहाइट बराबर 2C के बराबर मैं रख दूंगा। ठीक है, फ़ारेनहाइट में 2C के बराबर रख दूंगा, तो मेरे पास रिलेशन इन दोनों में मालूम करा, तो मैं बस फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करता हूँ कि भाई आप मैंने क्यों कहा था ऑप्शन देखने के लिए, मैंने ऑप्शन देखने के लिए दोस्तों इसलिए कहा था क्योंकि ऑप्शन है डिग्री सेल्सियस में। अब ऑप्शन अगर डिग्री सेल्सियस में, तो बेहतर ये है कि मैं पेपर में टाइम बचाऊं, तो मैं डिग्री सेल्सियस में ही आंसर निकाल दूं। तो मैं फ़ारेनहाइट की जगह डिग्री सेल्सियस 2C रखूँगा, ना कि सेल्सियस की जगह फ़ारेनहाइट अपॉन 2। तो ठीक है, रखता हूँ मैं 2C। तो देखो डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 बराबर होगा 2C माइनस 32 अपॉन 180 के। ठीक है, तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा। ठीक है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा इसमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 18C। ठीक है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो साइन बना दिया मैंने। 18C बराबर किसका आएगा 20C माइनस 320, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, यहाँ 320 आएगा। अगर मैं इसे इधर लेकर आऊँगा तो माइनस के 20 में से प्लस का 18 जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस के 2C, और इधर माइनस का कितना है माइनस के 320। ठीक है, माइनस से माइनस साइन कट गया, तो C बराबर कितना आ गया, और 2 से मैं काटूंगा इसे तो 160। तो 160 इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन में आप लोग देख लेना है ऑप्शन में, तो प्लीज़ आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करूँगा। नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड कर ले, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ। देखो सवाल में कहा गया कि किस बिंदु पर या किस पैमाने पर फ़ारेनहाइट तापमान सेल्सियस तापमान का 2 गुना होता है। तो मैंने बराबर रख दी क्वेश्चन, फिर मैंने फार्मूला लगाया। फार्मूला लगाने पर मैंने नीचे क्या की, इसकी वैल्यू रख दी, और मैंने 2C इसलिए रखा क्योंकि मुझे ऑप्शन सेल्सियस में दे रखे थे। ठीक है, ऑप्शन मुझे सेल्सियस में दे रखे थे। फिर मैंने 0 से 0 कैंसिल आउट करा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। फिर कुछ नहीं, फिर तो मैंने इक्वेशन को ही सॉल्व किया है और कुछ किया ही नहीं। उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करें, आसान तरीका है। बट और आपको दिखला देता हूँ मैं ऑप्शन, और देखो इसमें ऑप्शन आपका देखो डला हुआ भी है 160, और इसमें ऑप्शन देखो 320 भी दिया गया है। जल्दबाजी में ऐसा ना कर देना कि 320 आप लोग मार दें, इसीलिए मैंने डाला था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये फिजिक्स के क्वेश्चन है थे 5, अब 5 क्वेश्चन आपके आएंगे केमिस्ट्री के, जिसमें से मैं बहुत सारे क्वेश्चन निकलवाने वाला हूँ बेटा, बहुत सारे आपके कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। देखिएगा, नाभिक के चारों ओर घूम रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है। देखो कोई ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूम रहा हो, इस तरीके से परिभ्रमण कर रहा हो या चक्रण कर रहा हो, ठीक है, तो उसकी जो कुल ऊर्जा होती है वो निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो इलेक्ट्रॉन वाला एग्जांपल है। अगर मैं बात करूं, जैसे आपकी पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर, तो पृथ्वी की कुल ऊर्जा कैसी होगी, निगेटिव हो गई। और आपका चंद्रमा घूम रहा है पृथ्वी के चारों ओर, तो चंद्रमा की कुल ऊर्जा निगेटिव हो गई। सूर्य की ही बात कर लें तो सूर्य आपका आकाशगंगा के चारों ओर घूम रहा है, तो उसकी भी कुल ऊर्जा ऋणात्मक हो गई। तो
बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी समझ में आ गया होगा उम्मीद करूँ। मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दे दिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो छोटी छोटी वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपके लिए लेकर के आऊँगा, ठीक है, और बहुत मज़ा आएगा। प्लीज़ आप चैनल को बस सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको वीडियो डलते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की? देखिएगा, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन गैस की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने। लेकिन ये लेविशियर कौन है भाई, कोई बताएगा? मैं बता देता हूँ। लेविशियर जो हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, मतलब जीव विज्ञान के जनक। मैं लिख देता हूँ एक बार, जीव विज्ञान के जनक। आप जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ आप नोट करते रहें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जीव विज्ञान के ये जनक हैं। अगर मैं बात करूँ रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड कौन है भाई? तो आप लोग कहोगे कि रदरफोर्ड ने क्या की थी? प्रोटॉन की खोज की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन की। जबकि ये गलत है, क्योंकि आप लोग क्या याद कर लेते हो? ईंट पर नाच, और जहाँ पर आता है आप सोचोगे प्रोटॉन और ऐसे रदरफोर्ड, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ। देखो प्रोटॉन की जो खोज की थी वो की थी गोल्ड स्टीन ने, गोल्ड स्टीन। देखो लिखा है, आप लोग ध्यान से देखना। जबकि इसे नाम जो दिया था वो रदरफोर्ड ने दिया था। प्रोटॉन को नाम जो दिया था वो रदरफोर्ड ने दिया था। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन, मैंने आपको तीनों ऑप्शन इसके सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। आप नोट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अम्ल स्वाद में मीठे होते हैं? देखो एक बात ध्यान रखो, जितने भी अम्ल होंगे सब खट्टे होते हैं, जितने भी क्षार होते हैं सब कड़वे होते हैं। लेकिन भाई मीठे कैसे हो सकते हैं? तो देखो ये दोनों अपवाद हैं, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, मतलब उपरोक्त दोनों सही हैं। तो ये अपवाद है, आपका ध्यान रखना, अपवाद। एलानाइन और ग्लाइसिन दोनों ही सही ऑप्शन है, ध्यान रखना। दोनों ही ऐसे अम्ल हैं जो मीठे होते हैं, ध्यान रखना आप लोग। थोड़ा सा इसके बारे में चलो मैं बतला देता हूँ आपको कि भाई कैसे कड़वे होते हैं, कैसे मीठे होते हैं। देखो आपका एक पीएच पैमाना होता है, मैं बना रहा हूँ चित्र, कुछ इस प्रकार होता है भाई पीएच पैमाना आपका, ठीक है। यहाँ लाइन होती है बीच में, यहाँ होता है 0, यहाँ होता है 14, यहाँ होता है आपका 7। अगर हम बात करते हैं देखो भाई, तो इधर जितना भी होता है वो सब होते हैं अम्ल। क्या होते हैं? अम्ल। नीचे लिख देता हूँ यार मैं ठीक से, वो क्या होते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ भाई मैं, अम्ल। जितने भी इधर होते हैं वो होते हैं क्षार। और ये 7 पर जो होता है ये होता है न्यूट्रल, मतलब उदासीन, ठीक है, मतलब उदासीन। तो भाई 7 पर होता है उदासीन, जैसे जल आपका स्वाद है कुछ नहीं, उदासीन है। अम्ल जैसे कि नींबू खट्टा होता है, क्षार बहुत सारी चीज़ें कड़वी। तो भाई ये आपको मैंने बता दिया पूरा सॉल्यूशन इसका किस तरीके से होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको मैं अच्छे से चैप्टर भी कुछ छोटा सा लेक्चर लेकर आऊँगा और आपको बहुत सारे डाउट अम्ल क्षार पे दूर करूँगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर के आऊँगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रेडियो सक्रियता का एक एसआई मात्रक है? कौन सा रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक है? तो ध्यान रखना, रेडियो सक्रियता का जो एसआई मात्रक है, रेडियो एक्टिविटी इंग्लिश में कहते हैं इसको, हेनरी बैकुरल, मतलब बैकुरल इसका आंसर है, ठीक है। रेडियो सक्रियता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है बैकुरल। जबकि एक बात देखो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखना एक बात, मैं अगर इसे एसआई को अगर रफ कर दूं तो उपरोक्त तीनों है मात्रक। अगर क्वेश्चन ये होता कौन सा रेडियो सक्रियता का मात्रक है, तो तीनों है, क्यूरी भी है, रदरफोर्ड भी है, बैकुरल भी। आप कहोगे ऐसे कैसे भाई? मैंने कहा अभी समझाता हूँ। अगर मैं बात करूँ तो जब बैकुरल साहब जब खोज कर रहे थे रेडियो एक्टिविटी की, मतलब रेडियो सक्रियता की, तो उनके साथ क्यूरी भी करेंगे खोज, जबकि बैकुरल नहीं की
खोज बैकुरल ने की, इसलिए बैकुरल क्या हुए, बैकुरल हुए यूनिट, बैकुरल हुए एसआई मात्रक। अगर बात करें भाई क्यूरी ने क्या किया, मैडम क्यूरी ने क्या किया, तो मैडम क्यूरी ने रेडियो सक्रियता नाम दिया था, ध्यान रखना, नाम दिया था NAME, नाम दिया था रेडियो सक्रियता किसने, मैडम क्यूरी ने। अब मैडम क्यूरी ने भाई दो सब्सटेंस भी खोजे हैं, एक खोजा है रेडियम, एक खोजा है पोलोनियम, ठीक है। और पोलोनियम मैं लिख देता हूँ, चलो एक बार, फिर आप कहोगे भाई लिखा नहीं, एक है पोलोनियम, इंग्लिश में लिख रहा हूँ भाई मैं, देखो ये वर्ड इंग्लिश में ही होते हैं, और एक होता है रेडियम, या ए आएगा, ठीक है, रेडियम। देखो दोनों से कुछ महत्वपूर्ण मैं क्वेश्चन बताता हूँ, आप लोग नोट कर लेना मेरी बात सुन करके। देखो अगर पोलोनियम की बात करूँ तो मैडम क्यूरी कहाँ की थी, तो मैडम क्यूरी थी पोलैंड की, और पूरे प्रोडियोटिक टेबल में, आवर्त सारणी में पोलोनियम एक ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो सक्रिय पदार्थ है, जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, पोलैंड देश पर इन्होंने इसका नाम रखा था। बात करें रेडियम का, तो रेडियम एक ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, एक ऐसा रेडियो सक्रिय पदार्थ है जो नेचर में नहीं पाया जाता, जो प्रकृति में पाया नहीं जाता। रेडियम डज नॉट प्रेजेंट इन नेचर, रेडियम किस में नहीं पाया जाता, प्रकृति में नहीं पाया जाता। प्लीज़ आप लोग इस बात को नोट कर लें, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पोलोनियम पोलैंड देश के नाम पर रखा है मैडम क्यूरी ने, क्योंकि मैडम क्यूरी कहाँ की थी, पोलैंड की थी, जबकि रेडियम एक ऐसा है रेडियो सक्रिय पदार्थ जो प्रकृति में पाया ही नहीं जाता। तो उम्मीद करूँगा आपके दो क्वेश्चन, बहुत 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो गए हों, और मैंने यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। प्लीज़ नोट कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केमिस्ट्री का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आएंगे बायोलॉजी की ओर। बायोलॉजी के मैं छोटे छोटे लेक्चर लेकर आऊँगा आपके लिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स और भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, जैसे हिस्ट्री के भी लेकर के आऊँगा मैं, यूपी स्पेशल भी लेकर आऊँगा आपके लिए छोटे छोटे लेक्चर, और जियोग्राफी भी पढ़ाऊँगा। आप टेंशन ना लो, मैं बहुत कुछ पढ़ाऊँगा, बस आप बने रहें मेरे चैनल के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले कृत्रिम रूप से बनाए गए रेडियो सक्रिय तत्व हैं, बताओ कौन सा है, बताओ। देखो सबसे पहले जो कृत्रिम रूप से बनाया गया था ना, वो प्लूटोनियम बनाया गया था, ध्यान रखना। सबसे पहले जो सक्रिय रूप से जो बनाया गया था वो प्लूटोनियम बनाया गया था, ध्यान रखना भी इस बात को मेरा, ठीक है। जबकि बात करें टेक्नेटियम की, तो ये भी भाई कृत्रिम रूप से बनाया गया, लेकिन इसके बाद बनाया गया था। अगर आपको ऑप्शन में ये दिया जाए कि सबसे पहले कौन सा बनाएगा, प्लूटोनियम, अगर प्लूटोनियम आपको ऑप्शन में ना मिले, टेक्नेटियम मिले, तो आप टेक्नेटियम को ठीक करेंगे। मैं आपको ये अप्रोच भी बता रहा हूँ कि ऑप्शन कैसे आ सकते हैं और कैसे आप ठीक करोगे, आपका क्वेश्चन ना गलत हो। ये आर्टिफिशियली सिंथेसिस थे, मतलब कृत्रिम रूप से बनाए गए थे। अगर हम बात करें थोरियम की, तो भारत में सब थोरियम पाया जाता है कहाँ सबसे ज़्यादा, केरला में, ठीक है। यूरेनियम की बात करें तो इसके बारे में आप जानते हो, और मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा यूरेनियम के बारे में, और बहुत अच्छे इसमें सवाल डालूंगा, ठीक है। और यूरेनियम नहीं, मैं रेडियो एक्टिविटी के बहुत अच्छे आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम बात करें बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो ध्यान रखना बायोलॉजी शब्द जो दिया था वो लेमार्क ने दिया था। अगर हम बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी, तो वह अरस्तु, इंग्लिश में लिखते हैं इनको एरिस्टोटल, इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटल। मैं लिख देता हूँ फादर ऑफ केमिस्ट्री, मतलब जीव विज्ञान के, हिंदी में लिख रहा हूँ, जीव विज्ञान के जनक, ठीक है। इसमें और कुछ था नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसे देखिएगा, ग्लाइकोजन कहाँ इकट्ठा होता है, अग्नाशय में, आमाशय में, यकृत में, या निम्न में से कोई नहीं। तो देखो ये जो इकट्ठा होता है वो यकृत में इकट्ठा होता है, इस बात को ध्यान रखना। जो
आपका ग्लाइकोजन इकट्ठा होगा भाई यकृत में इकट्ठा होगा। अब आप कहोगे ग्लाइकोजन है क्या, तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बतलाता हूँ। देखो जो आपका अग्नाशय होता है, जो आपका अग्नाशय होता है, ध्यान रखना, जो आपका अग्नाशय होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको पैनक्रियाज, उसमें 2 सेल पाई जाती हैं। इसका ही एक पार्ट होता है लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में, इंग्लिश में कहते हैं लैंगरहैंस आइसलैंड, ठीक है, लैंगरहैंस आइसलैंड। लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में 2 सेल पाई जाती हैं, अल्फा सेल, एक बीटा सेल। अल्फा सेल से एक आपका हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। इंसुलिन का क्या वर्क होता है? इंसुलिन का वर्क होता है कि शरीर में जो आपका वो है, क्या कहते हैं, जो शुगर अमाउंट है, ठीक है, मतलब ग्लूकोज है, जो आपका शरीर में ग्लूकोज है उसको मेंटेन करना, मतलब उसका नियंत्रण बनाए रखना, उसे बैलेंस करना। अब इसका वर्क क्या होता है? यही वर्क होता है, लेकिन आपके शरीर में ऐसा होता है कि भाई आपके शरीर में ज़्यादा ग्लूकोज हो गया, आपके शरीर में ग्लूकोज कैसा हो गया? ज़्यादा हो गया, आपके शरीर में ग्लूकोज बढ़ गया, ग्लूकोज। अब जब ग्लूकोज आपके शरीर में बढ़ जाएगा, बेटा स्टोरी बहुत अच्छे से सुनना और आप लिख लेना, ग्लूकोज जब बढ़ जाएगा तो ग्लाइकोजन इससे रिएक्शन करेगा, इंसुलिन इससे रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद इसे क्या करेगा? इसे कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। इसे कन्वर्ट करने के बाद किस में कर देगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। जगह नहीं है, मैं लिख रहा हूँ फिर भी, ग्लाइकोजन में इसे कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब इसे ग्लाइकोजन में बदल देगा, तो यही ग्लाइकोजन यकृत में इकट्ठा हो जाएगा, लीवर में इकट्ठा हो जाएगा, लीवर में कलेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें ग्लाइकोजन कन्वर्ट जब होगा तो इस विधि को क्या कहते हैं? तो इसी प्रोसेस को कहते हैं हम ग्लाइकोजेनेसिस। लिख लेना, दोबारा बोल रहा हूँ, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। अब ये इकट्ठा हो गया वहाँ। अब आप जैसे फास्ट रखते हो या आप 2-3 दिन बिना खाने के जीवित रहते हो, तो ऐसा कैसा हो सकता है? तो यही ग्लाइकोजन क्या होता है? यही ग्लाइकोजन आपका ग्लूकोज में बदलता है। अब आपका ग्लूकोज में कैसे बदलेगा? देखो मैं आपको बतलाता हूँ, ग्लूकोज में कैसे बदलेगा मैं आपको बताता हूँ। ग्लूकोज में ये जो है ना, ये अल्फा सेल, ये इसे ग्लूकोज में बदल देगी। तो ध्यान रखना प्लीज़ आप क्वेश्चन को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, और अच्छे से मैं इस पर लेक्चर बनाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। और वीडियो को बैक करके देख लें, रिवाइंड करके देख लें और सुन के लिखें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने बहुत सारे आपको इसमें क्वेश्चन निकलवा दिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की वह कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होती है? तो अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों, मतलब अग्नाशय। इस सवाल का उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, लाल ग्रंथि। तो देखो इसमें से भी मैं 2 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। अग्नाशय इसे कहते हैं अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी को कहते हैं एंडोक्राइन और बाह्यस्रावी को कहते हैं इंग्लिश में एक्सोक्राइन, ठीक है। अगर हम बात करें यकृत की, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यह है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है? लीवर है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, लिख लेना आप लोग। और अगर पीयूष ग्रंथि की बात करें तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि यही है, और इसका एक और नाम है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे इंग्लिश में कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब पीयूष ग्रंथि। इसके बारे में अगर मैं बता दूं तो ये एक ऐसी ग्रंथि है, इसे कहते हैं मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड। मैं लिख रहा हूँ हिंदी में, मास्टर ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि शरीर की अन्य जितनी भी ग्रंथि हैं उनको मेंटेन करने का कार्य करती है, मतलब उन्हें यही चलाती है एक तरीके से, आप ये कह सकते हो। ग्लैंड का लेक्चर लेकर आऊँगा तो सब कुछ बताऊँगा, आप बस चैनल पर बने रहें
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गेहूं में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन, ग्लूटिन, ओसिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो देखो, गेहूं में जो प्रोटीन पाया जाता है वो पाया जाता है ग्लूटिन। ग्लूटिन प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है, ठीक है। और अगर बात करें भाई कैसीन, तो कैसीन पाया जाता है दूध में। ओसिन पाया जाता है बोन्स में, हड्डियों में, अस्थियों में, या हड्डियों में लिख लेना। और थ्रोम्बोप्लास्टिन पाया जाता है आपके प्लेटलेट्स में, मतलब जिन्हें आप प्लेटें कह देते हैं ना, डॉक्टर कहता है डेंगू होता है आपकी प्लेटें गिर गई, बेटा वो प्लेटें नहीं होती, वो होती हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। हिंदी में कहते हैं बिम्बाणु, लेकिन ऑप्शन में आपको प्लेटलेट्स ही मिलेगा। बिम्बाणु बहुत अजीब सा वर्ड है, फिर मैं बतला रहा हूँ, बिम्बाणु, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन देखिएगा, केराटिन प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? बताओ, ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है। केराटिन प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। बताओ कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखना, केराटिन प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं केराटिन प्रोटीन? केराटिन प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। अब बताऊंगा कौन कौन से, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा होगा भाई हमने तो 1 प्रकार का ही पढ़ा है। मैं बढ़ाता हूँ आपको 2 प्रकार, नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। अगर हम केराटिन प्रोटीन की बात करें तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है अल्फा केराटिन, के लिख रहा हूँ बस, केराटिन की जगह मैं लिख देता हूँ केराटिन, जगह कम रह जाएगी यार, कोई नहीं। और एक होता है बीटा केराटिन, या मैं लिख ही देता हूँ बीटा केराटिन। अगर हम बात करें अल्फा केराटिन किस में पाया जाता है, तो अल्फा केराटिन प्रोटीन जो पाया जाता है वो आपका पाया जाता है बाल में, हेयर्स में, इंग्लिश में बोलता रहूँगा, और हॉर्न में, हॉर्न मतलब सींग में, ठीक है, सींग में। और पाया जाता है आपके नाखून में, नेल्स में। और किस में पाया जाता है, तो और पाया जाता है आपका विंग्स में, मतलब पंखों में, जो पक्षियों के पंख होते हैं ना, उसमें पाया जाता है। अब बीटा प्रोटीन भी बीटा केराटिन भी बतला देते हैं आपको, फिर कहोगे भाई बीटा नहीं बतलाया। देखिएगा बीटा की बात करें तो बीटा केराटिन जो पाया जाता है आपका, वो पाया जाता है कोबवेब में। कोबवेब मतलब मकड़ी का जाला, मकड़ी के जाल में। ये लास्ट क्वेश्चन था। मैं 5 आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया, 5 लेकर आया फिजिक्स, 5 लेकर के आया केमिस्ट्री, और 5 लेकर आया बायोलॉजी का। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी को बताएं, अपने रिश्तेदारों में, मामा के लड़के, चाची के लड़के, सबको बताएं यार भी इस तरीके से पढ़ाया जा रहा। बहुत अच्छी वीडियो है ये, और आपको बहुत सारे कंसेप्ट इन 15 क्वेश्चन के माध्यम से मैं मानता हूँ आपको 3 गुना कम से कम क्वेश्चन इसमें मिल गए होंगे। कम से कम 60 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिले होंगे, और प्लीज़ इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस मैं इतना ही कहूँगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।